So very good morning. Today's lecture is about one of the very important concept जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, जो अपने क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग देखोगे. इट इज कॉल्ड मोटिवेशन और उसी के साथ हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन. आई एम डॉक्टर रितिका सिंह. आई एम अ सीनियर रेजिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, सुभारती मेडिकल कॉलेज. So when we'll talk about these topics, we'll cover in under the following headings. Let us start with the introductory part. So आप सभी को ने टर्म मोटिवेशन सुना होगा. व्हाट इज मोटिवेशन? यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म नॉट नाउ, बचपन से आपने सुना होगा ये बात. So when we talk about term motivation, it is a psychological force which initiates, directs and sustain behavior. अगर आप मोटिवेटेड रहते हो किसी चीज को करने के लिए तो आप काम करने की शुरुआत करोगे, उस चीज की तरफ इनिशिएशन दोगे कि भैया चलो ठीक है मुझे एग्जाम देना है. आपके दिमाग में एक चीज आई, फिर आपने बुक्स खरीदी और फिर उसको पढ़ना शुरू किया, लगातार पढ़ते रहे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. तो दिस इज समथिंग, आपको एक एग्जाम क्लियर करना था, आपको एक नीड थी अंदर से, तो आप मोटिवेटेड रहे उस चीज को पूरा करने के लिए. तो ये अंदर से एक साइकोलॉजिकल फोर्स आई जिसने आपको ये सब चीज करने के लिए कंपेल किया. सो यू इनिशिएटेड दैट थिंग, यू डायरेक्टेड दैट थिंग एंड यू सस्टेन्ड योर बिहेवियर. It determines why we do something, how long we persist, and how intentionally we pursue our goals. So, it is something which propels us from intention to action. एक इच्छा थी करने की और फिर हमने वो काम किया. ठीक है, तो इच्छा से एक्शन तक का जो सफर है वो मोटिवेशन के वाया तय हुआ है आपका. सिमिलरली एक मोटिव एक टर्म होता है. मोटिव्स वो चीजें होती हैं जो आपको कोई एक्शन की तरफ कंपेल करती है. कुछ लैग कर रहा है आपकी लाइफ में. सपोज आप भूखे हो, आपको खाना नहीं मिला है, तो आपका एक बायोलॉजिकल मोटिव क्या हो गया, हंगर आ गई अंदर, तो आप क्या करोगे, खाने के लिए जाओगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में ले लो, उनको हंगर उनको मोटिवेट करती है हंट करने के लिए. ठीक है ना. वैसे ही लैक ऑफ मनी आपको शायद मोटिवेट करे अच्छी जॉब के लिए. So this is something, please don't talk over there, don't talk. ठीक है. A motive is a specific internal state that activates and directs behavior towards a goal. So when we classify motives, they can be primary and secondary. So primary motives are what? Hunger, thirst, escape from pain, sex, etc. Where similarly secondary motives क्या हो गए आपके? Psychological, social और personal needs होते हैं. साइकोलॉजिकल नीड क्या हो गया आपकी? सिक्योरिटी है या फ्रीडम है, एडवेंचर है. सोशल आपका सोशल अप्रूवल, एफिलिएशन, ग्रेगेरियसनेस, मिलना जुलना जो आप करते हैं, लोगों से एक्विजिशन बनाते हैं. सिमिलरली पर्सनल आपके कुछ कोर वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, तो ये सब चीजें आपके एक मोटिव की तरह काम करती हैं. सो मैंने जैसे बोला था, आप इनिशिएट करते हो, आप परसिस्ट करते हो, एक इंटेंसिटी से काम करते हो जब भी आपका एक मोटिवेशन आपका शुरू होता है. तो सिमिलरली मोटिवेशन की एक साइकिल होती है कि कब शुरू होता है, कब खत्म होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन इज जनरेटेड, सस्टेन्ड थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ नीड्स, ड्राइव्स एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. एक नीड आई, फिर अंदर से एक फोर्स आई, ड्राइव फोर्स आई कि भैया हमें कुछ काम करना है. एक गोल दिखा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको बिहेवियर जनरेट हुआ. फिर फीडबैक में क्या हुआ, आपने कुछ अटेन किया तो फीडबैक आपको सपोज रिवॉर्ड मिला, तो आपको अच्छा लगा कि उस चीज की वजह से. उसके बाद आपका वो नीड पूरी हुई, फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर वापस कोई दूसरी नीड आई तो वापस शुरू हो गई वो साइकिल. ठीक है. What is need? It is a deficiency or lack. It could be physical or psychological, कोई भी deficiency हो सकती है. ड्राइव, उसके लिए आप ड्राइव करते हो, एक इंटरनल फोर्स है, एक इंटरनल प्रेशर, टेंशन है, विच इज कॉज्ड बाय अनमेट नीड. इट पुशेस द इंडिविजुअल टू एक्ट. बिहेवियर एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, actions taken to fulfill the need. Okay. Then goal achievement. The goal is achieved and the need is satisfied. Feedback. Satisfaction is processed. Behavior may be reinforced or adjusted for the future. Then your next is your homeostasis. Temporary balance is restored until a new need arises, restarting the cycle. जो हमने आपको पहले बताया था. ठीक है. So this is how it goes. Now, why is it important? What is the significance of motivation? Motivation की जरूरत क्यों है लाइफ में? पहला तो इट इज अ फंडामेंटल टू बिहेवियर. आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता तो बहुत सारे लोग कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे. अगर आपको एक मोटिवेशन नहीं होगा कि मुझे एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो शायद आप कभी घर से बाहर निकल के एक कोर्स करने के लिए नहीं आएंगे,
अपना जॉब के लिए नहीं जाएंगे या कोई बिजनेस वेंचर नहीं शुरू करेंगे। ड्राइव्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वेदर स्टडिंग, वर्किंग और एक्सरसाइजिंग। आप मोटिवेशन आपका जो भी आपका एक टारगेट है, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक टारगेट है कि मुझे फिटनेस अचीव करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पावर स्ट्रेंथिंग करनी है, तो वो जो मोटिवेशन होता है वो आपको उस गोल की तरफ आगे बढ़ाता है। Affects performance and well-being. Higher motivation is linked to better productivity, learning, creativity and life satisfaction. तो जिनके मोटिवेशन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। It also influences your decision making. It shapes the choices we make daily. नेक्स्ट आपका आ गया, जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक टॉपिक और बोला था जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन। तो व्हाट इज इमोशनल मोटिवेशन? It refers to how our emotions influences what we choose to pursue and how we act. Emotions are powerful internal drivers that can either fuel or hinder motivation. ठीक है, सो इट सेज कि जो आपके इमोशनल जो इमोशंस होते हैं अंदर के, जो आपकी इनबिल्ट फीलिंग्स होती हैं, वो मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फियर मोटिवेट्स अवॉइडेंस और प्रिपरेशन। किसी चीज का डर होता है, या तो आप वहां नहीं जाओगे या फिर उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। सिमिलरली आपका अगर कोई जॉय देता है, कोई चीज खुशी देती है, तो आप क्या करोगे, उसको और करने की कोशिश करोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली व्हेन यू लव समवन, या लव जो है वो आपको सेल्फलेस काम करने के लिए बोलता है, चाहे वो पेरेंट्स का लव हो आपके लिए, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स का लव हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करवाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दे कुड बी बायोलॉजिकल, दे कुड बी अदर देन बायोलॉजिकल, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि बेसिक चीज है, खाना मिलना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हंगर, थर्स्ट, फटीग एंड अदर बॉडीली कंडीशंस क्रिएट इंटरनल ड्राइव्स। हेल्थ एंड एनर्जी लेवल, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि अगर इंसान फिजिकली ज्यादा हेल्दी होता है तो वो ज्यादा मोटिव रहता है, मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। तो फिजिकल वेलबींग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस वंस विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे मोटिवेशन को, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट है, कुछ लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जो कुछ लोग ज्यादा परसिवरेंस वाले होते हैं, उनको करना ही करना है वाली जो चीजें होती है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम एंड इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। देन परसेप्शन एंड बिलीफ, हाउ वन व्यू सक्सेस एंड फेलियर एंड सेल्फ एफिकेसी कैन बूस्ट और वीकन मोटिवेशन। किसी लोग के लिए फेलियर इज जस्ट एवरीथिंग, मतलब कि अब सब खत्म हो गया, तो वो आगे का मोटिवेशन ही खराब हो जाता है। बट कुछ लोग देखते हैं कि चलो इट इज अनदर स्टेपिंग स्टोन, कि हम आगे कुछ नई चीज सीखी है तो हम नया और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो दिस इज हाउ योर बिलीफ एंड परसेप्शन कैन अफेक्ट योर मोटिवेशन। गोल्स एंड डिजायर, किसी की क्लियर है, अचीवेबल गोल है, अचीवेबल डिजायर है, तो उसमें उसके लिए मोटिवेटेड रहना ज्यादा आसान होता है, रेदर देन कि कोई अनरियलिस्टिक एम्बिशन है, ठीक है। क्लियर अटेनेबल गोल एनहांसेस मोटिवेशन, व्हाइल अनक्लियर और अनरियलिस्टिक गोल्स में रिड्यूस इट। किसी को के पास अभी सपोज मैथ्स, आप लोगों ने 11th-12th में बायो लिया होगा, मैथ्स लिया होगा, साइंस साइड लिया होगा, तो आप बीएससी फिजियोथेरेपी करने के लिए आए, ठीक है। अभी किसी बच्चे को सपोजिटली साइंटिस्ट बनना है एंड ही डज नॉट लाइक साइंस, ठीक है, एक अनरियलिस्टिक गोल हो गया कि मुझे नासा में जाना है बट मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक और अनडिजायरेबल गोल हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं आएगा, ठीक है। Next is emotional factor. Emotions as drivers. Emotions like joy, fear, anger, love, like we said already, कि इसकी वजह से भी आपका मोटिवेशन अफेक्ट होता है। देन मूड स्टेट, एक पॉजिटिव मूड में जो इंसान होगा, थोड़ा खुश खुश रहेगा, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहता है रेदर देन कोई ग्लूमी रहेगा। तो ठीक है, उसके बाद एक स्लाइड आपकी मिस होगी, सोशल फैक्टर्स, कि आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपको कितना मोटिवेटेड रख रहा है, ठीक। नाउ विल कम ऑन टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। उसके बाद दो और तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल। कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी आता है, विल सी दैम, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो अंदर से आता है, नाम से पता चल रहा है इंट्रिंसिक, कि अंदर से, इसके लिए आपको कोई बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, कोई अचीवमेंट नहीं दे रहा है, आप अंदर से कोई चीज करना चाहते हो अपने जॉय के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। Motivation that comes from within the individual, driven by personal interest, enjoyment or satisfaction. No external rewards or pressure.
enhances creativity, engagement and persistence. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है. ठीक है, कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो ये होगा कैसे, जैसे कि इंट्रिंसिक तो अंदर से करो तो वो लंबे समय तक चलेगा, जब रिवॉर्ड खत्म तो आपका मोटिवेशन खत्म, तो इट इज शॉर्ट लिव्ड इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक. यूजफुल फॉर अचीविंग स्पेसिफिक एंड इमीडिएट गोल, उसके लिए ज्यादा अच्छा है. सो व्हेन यू सी द डिफरेंस, आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे मनी है, अवार्ड है, कोई पनिशमेंट या ग्रेड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, और इंट्रिंसिक आपका क्यूरियोसिटी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, जॉय है, पर्पस है, एडवेंचर्स है, तो ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया. ठीक है, सो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया. सिमिलरली बायोलॉजिकल मोटिवेशन, जो आपके इनबॉर्न एसेंशियल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड डेंजर है, ये आपके इस चीजों से जो भी चीजें अफेक्ट होंगी वो बायोलॉजिकल मोटिवेशन में आ गई. देन सोशल मोटिवेशन, it is learned through interaction with the society, need for achievement, power, affiliation and approval. अभी हम आते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. कौन कौन सी थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि मोटिवेशन क्या होता है और कैसे अफेक्ट होता है. ठीक है, पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. अगर हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास आपको याद हो कि आपका एक पिरामिड सा होता है जिसमें सबसे पहले आता है कि मोटिवेशन आपके सीरीज ऑफ हायरार्किकल नीड से अफेक्टेड रहता है. सबसे पहले आपका जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, वाटर, शेल्टर. नेक्स्ट है आप उसके ऊपर, अब खाना पीना मिल गया तो सेफ्टी के ऊपर जाएगा इंसान कि अभी मैं सेफ हूँ, मेरे आसपास की चीजें ठीक ठाक से चल रही है. थर्ड वो एक कनेक्शन, लव, बिलोंगिंग ढूंढेगा. ठीक है, फिर वो हो जाएगा, वो भी चीज होगी, तो फिर सेल्फ स्टीम के ऊपर आएगा कि अचीव मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट कैसी बनी हुई है, मेरे को कितना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है. और सबसे ऊपर आता है कि वन फुल पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरल जो अपब्रिंगिंग है उस पर कैसे काम करना है. ठीक है, दिस इज योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. तो मोटिवेशन एक फर्स्ट स्टेप से 7th स्टेप तक कैसे धीरे धीरे बढ़ता है ये वो बताता है. ठीक है, देन इज आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है. इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड क्लार्क हल. इसने क्या बोला था कि कोई नीड होती है, उसके लिए हम ड्राइव करते हैं, वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर हमारा जो बिहेवियर है उस ड्राइव को पूरा करने के लिए वो कम हो जाता है. सिंपल. ठीक है, मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स that create internal tension, prompting action to restore balance and reduces drive. ठीक है, सो नीड फॉर एग्जांपल नीड फॉर फूड एंड वाटर, उससे क्या होगा, आपका हंगर और थर्स्ट आएगा. फिर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा कि आप पानी पियोगे या खाना खाओगे, फुलफिल हो गया, फिर आप खत्म, वहीं पे आपका जो ड्राइव था वो पूरा हुआ, तो आपका मोटिवेशन उस टाइम के लिए स्टॉप हो गया. ठीक है, देन एक है होम्योस्टैटिक ड्राइव थ्योरी. ड्राइव थ्योरी का ये दूसरा पार्ट है. ठीक है, ये वॉल्टर कैनन ने दिया था. ये बोलता है होम्योस्टेसिस होता है एक सस्टेनेबिलिटी, एक बैलेंस बना के रखना बॉडी के विद इन. ठीक है, जैसे आपकी बॉडी अपने आप को बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं होने देगी. ठीक है, वो आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है. सिमिलरली अगर कोई इंसान आप एनिमल्स को देखो जो वाटर में रहते हैं या फिर जो डेजर्ट में रहते हैं, उनका होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी से अलग होता है. तो नेचर में ये चीज कैसे बैलेंस होती है, ये सब चीजें आपका होम्योस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है, सो वो क्या बोलते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस थ्रू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. इट refers to body's ability to maintain a stable internal environment despite external changes. ठीक है, होम्योस्टेसिस है, बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया. सिमिलरली जैसे आपका वो बोला था हंगर वाला. ठीक है, नीड राइज हुई, आपका एक इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन है कि ड्राइव आई, अब आपने उस नीड को पूरा करने के लिए एक बिहेवियर किया. ठीक है, एक्शन लिया, क्या किया, खाना खाया, पानी किया, आपकी हंगर सेटिस्फाई हो गई, अब आपका बैलेंस रेस्टोर हो गया, यानी कि होम्योस्टेसिस वापस आ गई. ठीक है, तो ये ड्राइव होम्योस्टेसिस जो थ्योरी है वो आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए. जैसे एग्जांपल, आपको ठंड लगी तो आप किसी वार्म जगह पे चले गए, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, तो वहां पे आपका क्या बोलते हैं, मोटिवेशन खत्म हो. ठीक है, तीसरा है ये आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हमने देखे थे उससे अफेक्टेड है. इसको बोलते हैं इंसेंटिव थ्योरी. ये बोलते हैं बिहेवियर आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव से अफेक्ट होता है. दिस इज समथिंग वेरी मच यू कैन कोरिलेटेड किसी ऑफिस या फिर किसी कॉर्पोरेट वर्किंग जॉब में कि कोई भी आप इतना आवर्स का ड्यूटी दोगे, आप इतने प्रोजेक्ट्स कवर करोगे,
तो हम आपको प्रमोशन देंगे या हम आपको एक नया लैपटॉप देंगे, ये चीजें बोलते हैं ना, तो ये आपको एक्सटर्नल इंसेंटिव्स देते हैं। तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 6 महीने के अंदर आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है, तो आप करोगे। तो ये आपका मोटिवेटेड रखता है जो इंसेंटिव है, और आपका आपको एफिशिएंट भी बनाता है, ठीक है। So, expectation of reward, goal directed behavior, cost benefit analysis, आपको immediate gratification मिला, आपने काम किया और ये आपको अच्छा लगा, तो फिर ये साइकिल फिर बन जाएगी, फिर आपको reinforcement behavior मिल जाएगा कि अगली बार मैं ऐसा काम करूंगा तो कुछ मुझे और अच्छा मिलेगा, या इससे ज्यादा काम करूंगा तो मुझे कुछ और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। फिर है मैकक्लेन्स थ्योरी ऑफ नीड। तो उसने 3 चीजें बोली हैं कि हम लोगों को जो मोटिवेशन है वो 3 नीड्स के ऊपर बेसिस है। तो क्या है, एक या तो हमें कोई चीज एक्सेल करनी है, अचीव करनी है, या फिर हमको एक एफिलिएशन, एक जो आपस का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, वो मेंटेन करना है, या फिर हमको एक पावर चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो इन सब चीजों को, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर जो है, ये सब चीजें आपका मोटिवेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अनदर वन इज योर ऑप्टिमल लेवल थ्योरी, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ऑप्टिमल लेवल थ्योरी सजेस्ट दैट people are motivated to maintain an optimal level of arousal, not too high, not too low, to perform effectively and physiologically comfortable. Motivation is influenced by the need to achieve and maintain a balanced state of arousal. Arousal refers to general activation of body and brain, physical, emotional and cognitive alertness. तो ये बोलता है कि आपको काम ऐसा करना है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, उतना जितना आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए और आपको अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है इसमें। आपने क्या बोला, अगर आपका अराउजल कम है तो क्या होता है कि आपका बोर्डम हो जाएगा, ठीक है, आप उतने चीजों में इंटरेस्ट नहीं लोगे। और अगर अराउजल ज्यादा हो जाएगा तो आप सस्टेन अटेंशन कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, कि आपका दिमाग भटकते रहेगा। एक ऑप्टिमल लेवल होगा जिसमें आप फोकस्ड रहोगे, तो आपका गोल बेटर अचीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये आपका जो एडिक्शन वाला चीज है ना, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे इमोशनल बिहेवियर और जो एडिक्शनल बिहेवियर है उसमें कैसे ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी काम करती है। ये बोलता है कि जैसे नाम है ना ओपोनेंट, तो ये बोलता है दो इमोशन साथ में काम करते हैं, ऑपोजिट इमोशंस, कि हाउ इमोशंस वर्क इन पेयर, लाइक जैसे हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, काम, फियर और रिलीफ। When you feel one emotion strongly, your body will try to bring body back to balance by creating opposite emotion, ठीक है। स्टार्टिंग में तो जो पहला इमोशन है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन बाद में सेकंड इमोशन स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्काई डाइविंग करनी है, ठीक है, कूदना है प्लेन से पैराशूट के साथ, तो क्या होता है, पहले जब कूदोगे तो डर ज्यादा होगा, ठीक है, पहली बारी में पता नहीं है क्या कर रहे हो, तो जो फियर है वो इमोशन ज्यादा होगा, लेकिन क्या वो उसके साथ एक थ्रिल और एक एक्साइटमेंट भी मिला, वो इतना नहीं होगा, डर ज्यादा होगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए फेमिलियर हो गई चीजें, नेक्स्ट टाइम कूदे तो वो डर थोड़ा कम होगा, लेकिन तब आप उस जो ऑपोजिट उसका थ्रिल और एक्साइटमेंट है उसको ज्यादा फेस करोगे। तो रिपीटेडली इसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड होता है तो जो पहला वाला इमोशन है वो कम हो गया और दूसरा वाला बढ़ गया, तो थ्रिल और एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है और डर कम हो जाता है। गॉट इट? वैसे ही एडिक्शन वालों में क्या होगा, पहले वाले में जब लेंगे तो उनको हाई फील होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस से वापस निकलेंगे तो जो विड्रॉल इफेक्ट है वो उतने नहीं होंगे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होगा, वो हाई तो कम हो जाएगा, लेकिन विड्रॉल इफेक्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हमने आपके अल्कोहल अगर वाली जो क्लास ली होगी, जो आपने देखा होगा कि अचानक से शराब छोड़ता है जो लंबे समय तक, तो उसको कैसे ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन, साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पेशेंट वापस जो ड्रग लेना शुरू करता है जो लंबे समय तक, तो वो हाई के लिए नहीं करता है, वो उन विड्रॉल इफेक्ट को रोकने के लिए करता है, कि मुझे जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, जो मेरी बॉडी को गंदा लग रहा है, वो जो हाई वाला नहीं, अब हाई का ऑपोजिट जो लो फील हो रहा है, मैं उसको कैसे रोकूं, उसके लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, तो ये आदत बनती है। गॉट इट? First emotion is strong at the beginning. The opposite emotion comes later to balance things out. With repeated experience, the first emotion gets weaker and the opposite gets stronger. It helps explain addiction, risky behavior, and emotional habits. Okay? For example, someone may keep using a drug not to feel high, but to avoid the unpleasant withdrawal feeling that come later. सिमिलरली ये पिक्चर डिस्क्रिप्ट कर रहा है कि पहले आपका ए वाला जो पीक ऑफ ए था वो ज्यादा था और बी कम था,
धीरे धीरे क्या हुआ, पीक ऑफ बी बढ़ गया और ए कम हो गया, ठीक है, जो हाई था वो कम हो गया और जो विड्रॉल इफेक्ट थे वो बढ़ गए। ठीक, अब हम आ रहे हैं इमोशनल मोटिवेशन में, उसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इट रिफर्स टू द ड्राइव टू एक्ट बेस्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। मोटिवेशन का वो पार्ट जो आपके इमोशंस की वजह से, उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से अफेक्ट होता है, दैट इज योर इमोशनल मोटिवेशन। When we talk about emotions, they are very powerful motivators of human behavior, and they are something which can sustain behavior for a very long period of time. जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। दूसरा उसके अगेंस्ट आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। सपोज आपको डर लग रहा है, दिस इज योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो आपका फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपका बॉडी शेक कर रहा है, आपको पसीना आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। तीसरा उसका बिहेवियरल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे में या आपके एक्शंस में क्या हो रहा है, आप चीजों को करने से कतरा रहे हो, आप वो काम नहीं कर रहे हो, या आपका फेस से पता चल रहा है कि आप अगास्ट लुक दे रहे हो, ठीक है। इमोशंस कैन बी पॉजिटिव लाइक हैप्पीनेस और लव, और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये नहीं कि इमोशंस खराब होते हैं, इनका मतलब ये है इसके साथ जो सिचुएशन है जिनकी वजह से ये आया है वो शायद आपके लिए प्लीजिंग नहीं है, ठीक है। सो दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छे इमोशंस आपको ऑफन लीड टू अप्रोच बिहेवियर। आप खुश हैं, आप प्राइडफुल हैं तो आप काम ज्यादा करोगे, आप डरे हुए हैं, आप ना खुश हैं तो आप उस चीजों से वो कम करोगे, और आपको अगर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा डर है, तो आप अवॉइड करोगे उसको करना, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इमोशन कैन ट्रिगर मोटिवेशन एंड मोटिवेशन कैन अफेक्ट इमोशन। किसी चीज को प्लीज डोंट टॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फियर कैन मोटिवेट एस्केप एंड लव कैन मोटिवेट हेल्पिंग बॉन्ड, ठीक है। मोटिवेशन कैन लीड टू इमोशनल एक्सपीरियंस, आपने मोटिवेटेड होकर एक गोल अचीव किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आप खुश हो गए, ठीक है। तो दोनों चीज आपस में वो है। अगर हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें तो डार्विन ने ये बोला था कि जो इमोशंस हैं इन्होंने आपको सर्वाइवल में हेल्प करी है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी चीज से आपको डर लग रहा है, डिस्गस्ट लग रहा है, तो वो शायद नेचर में आपके लिए थी ही बहुत खतरनाक, ठीक है। कोई शायद पॉइजनस चीज को देख के आपको डिस्गस्ट लग गया, आपने नहीं ली। किसी एनिमल को देख के आपको डर लग गया तो आप छुप गए, तो आपने अपने आप को बचाया है, ठीक है। किसी चीज को देख के आपको खुशी लगी या आपको कनेक्टेड फील हुआ, या किसी आप रिलेशनशिप या शादी के बॉन्ड में बचे बने, तो आपकी प्रोजेनी आगे बढ़ी उससे, ठीक है। तो इसने आपको बचाया भी है, इसने आपको आगे बढ़ाया भी है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इमोशंस जैसे गिल्ट, एम्बेरसमेंट है, वो एक ग्रुप हार्मोनी बना के रखते हैं, ठीक है। फिर आपका कॉग्निशन का भी मोटिवेशन के साथ, इमोशन के साथ लिंक है। क्या बोलते हैं, cognitive appraisal plays a central role in emotional motivation. The same event can cause different emotion in different people. For example, public speaking किसी को बहुत अच्छी लगता है और जिसको public social phobia है तो वो बात ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर और fear आ जाएगा, ठीक है। So thoughts and belief influence emotional experience and resulting motivation. फिर आता है इमोशनल ब्रेन। ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि इमोशन और मोटिवेशन को आपस में लिंक करते हैं। जस्ट रिमेंबर फ्यू ऑफ द नेम, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन जिसे बोलते हैं। ये आपका कैसे काम करता है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इमोशन प्रोवाइड द एनर्जी एंड डायरेक्शन बिहाइंड मोटिवेटेड बिहेवियर, ठीक है। व्हेन वी फील इमोशनल वी आर ऑफन पुश टू एक्ट। जैसे कि एमिगडाला की बात करें, ये आपका इट ट्रिगर्स द इमोशनल रिस्पॉन्सेस, स्पेशली फियर का और एग्रेशन का जो है, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेट क्या करेगा कि आपको कहीं पे भागना तो नहीं है, कहीं पे छुप के तो नहीं बैठना है, कहीं पे डर के तो नहीं बैठना है। ये फियर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया मोटिवेशन का, ठीक है। सिमिलरली हाइपोथैलेमस आपके बेसिक नीड्स, हंगर, थ्रस्ट, इमोशनल नीड्स से एसोसिएटेड है। तो ये आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो हमने पढ़ा था उससे लिंक करता है। हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरीज के साथ एसोसिएटेड है। आपको किसी की मेमोरी, अच्छी मेमोरी याद है तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क मोर ऑफन, ठीक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपका एक्शंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो सिचुएशन प्लानिंग, एक्शन एंड रेगुलेटिंग इमोशंस, ठीक है, ये आपका बैलेंस करेगा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से, ठीक है, कि कैसे कब इम्पल्सिव वो लेना है, कर हमको लॉन्ग टर्म आगे का सोचना है। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। अभी मोटिवेशनल, अभी हमने खाली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखी थी, एक मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस भी होती है। तो ये क्या बोलती है, इमोशंस आर नॉट जस्ट पैसिव फीलिंग, दे डायरेक्टली ड्राइव अस टुवर्ड्स गोल और अवे फ्रॉम थ्रेट्स।
It posits that emotions are internal motivators that push individuals to act in particular ways. They are tightly linked to biological needs and survival. Basic assumptions क्या वो वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी. Emotion serves adaptive purpose. Emotional responses are automatic and often unconscious, and every emotion is linked to specific motivation. Fear आपका escape के साथ associated है, anger आपका confrontation, joy engagement and love connection के साथ associated है. ठीक है? कुछ कंपोनेंट है जस्ट देख लो. कॉग्निटिव अप्रेशन कि आप आपका जो इमोशनल मोटिवेशन है वो बोलता है कि ये चीज सही है गलत है, ये आपका कॉग्निटिव अप्रेशन आ गया. दूसरा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल की बॉडी चेंजेस क्या है. तीसरा सब्जेक्टिव इंटरनल फीलिंग कि आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी टू डू दिस. एंड चौथा कि आप एक्शन कैसे लेते हो, रेडीनेस, टेंडेंसी टू एक्ट. ठीक है, यहाँ तक हो गया इमोशनल मोटिवेशन, थोड़ा बहुत समझ में आया. नाउ लेट अस सी कि लास्ट पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशनल मोटिवेशन इन योर डेली लाइफ. ठीक है, कि कहाँ इसका लाइफ में और हेल्थ में कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है. गोल सेटिंग, पहले तो एवरीडे लाइफ में मोटिवेटेड लोग ज्यादा अच्छे से गोल सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए खुश रहते हैं. ठीक है, हेल्प इन हैबिट फॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड अचीविंग पर्सनल गोल. Setting goals, breaking down long-term goal into achievable steps, maintain motivation throughout learning. Education and learning, student engagement, motivated students are more focused, more persistent and perform better academically. Similarly, जो रिवॉर्ड वाला हमने इंसेंटिव वाला चीज देखा था, चाहे वो एकेडमिक हो या जॉब में हो, वहां पे अगर चीजें रिवॉर्ड और ये सब चीजें आता है तो पीपल आर मोर रेडी टू डू वर्क. ठीक है, fostering intrinsic motivation, encouraging curiosity, autonomy and personal relevance increases self-driven learning. वर्क प्लेस और करियर में भी वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अचीवमेंट ज्यादा होगी, आपके गोल्स मीट होंगे तो आप जॉब में सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है, इंसेंटिव्स आपके काम को बढ़ाएगा और गोल अलाइनमेंट. सिमिलरली हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो ज्यादा मोटिवेटेड जो आप देखोगे एथलीट्स हैं या आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ठीक है, तो वो कैसे अडेयर रहते हैं अपने काम को, अपने एक्सरसाइजेस की तरफ. ठीक है, मोटिवेशन इज ऑल्सो की टू अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स कि किसी को दे आर हाईली मोटिवेटेड टू क्विट स्मोकिंग या क्विट एल्कोहल तो वो नहीं लेंगे. ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है मेंटल हेल्थ और थेरेपी में कहाँ से इसका रोल है. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक चीज होती है, खास करके सब्सटेंस यूज के साथ या फिर कोई भी बिहेवियरल एडिक्शन है उसमें हम यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि आपका क्लाइंट सेंटर है, आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है और उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस और कैसे उनको मोटिवेट कर रखना है, मोटिवेटेड रखना है सब्सटेंस नहीं लेने के लिए. ठीक है, उसके कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं. पहले तो कि आपको रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम एक्सप्रेस एम्पैथी बोलते हैं. डेवलप डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पर्सन्स करंट बिहेवियर एंड गोल वैल्यूज. रोलिंग विद रेजिस्टेंस, दैट इज कि आपको कन्फ्रंटेशन नहीं करना है और पेशेंट की सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है. ठीक है, दिस इज हाउ आप कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे उस चीज को बढ़ावा दे सकते हो. सिमिलरली मोटिवेशन इंटरव्यूइंग का ही एक पार्ट के अंदर आता है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी. ठीक है, ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ही कंसेप्ट को रिड्यूस करती है एंड इट इज ये थोड़ा सा क्लिनिकल सेटिंग्स में ज्यादा यूज होती है. ठीक है, इट फोकसेस ऑन एलिसिटिंग इंटरनल मोटिवेशन बाय टू चेंज बाय यूजिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक फॉर्म एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग सेशन. ठीक है, इसमें आपका फीडबैक होगा कि पेशेंट की डिटेल आपको एक वो दिया जाएगा, परफॉर्मा दिया जाएगा, उसमें फीडबैक लिया जाएगा किस चीज में प्रॉब्लम है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है. उसका की एम्बिवेलेंट जो थॉट्स आ रहे हैं, जो प्रॉज एंड कॉन्स है, वो कैसे एड्रेस करने हैं, पेशेंट उसके बारे में कैसे क्या सोचता है. नेक्स्ट, पेशेंट का एनकरेज द क्लाइंट टू डेवलप अ प्लान फॉर चेंज एंड टारगेट द फोकस्ड बिहेवियर, किस चीज पे आपको टारगेट करना है. ठीक है, इसके बाद री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आपको हमने पहले पढ़ा रखा है, वो क्या बोलते हैं. तो मोटिवेशन इज मैनिपुलेटेड थ्रू एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड एंड टोकन सिस्टम. ठीक है, देन इमोशन फोकस्ड थेरेपी जो है वो इमोशनल मोटिवेशन या फिर इमोशनल नीड्स को टारगेट करती है पेशेंट का अडेप्टिव बिहेवियर इंक्रीज करने में. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हमने मैस्लो का पढ़ा है कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप से कैसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे. So with this I'll conclude and I'll say कि motivation is a fundamental psychological force जो कि आपका drive the behavior, goal achievement and personal growth. It could be both intrinsic and extrinsic. It can be affected by external factors, rewards, punishment, etc. There are various theories of motivation and emotional motivation which
help you sustain your, which help you to have a sustainable action towards achieving your goals. And when you understand what exactly motivation and emotional motivation is, you can have a better life outcome in comparison to when you have no clue about it. Okay, these are the references. With this, I'll conclude. So, very good morning, everyone. The topic for today is conflict and frustration and common reactions to frustration. So, we'll be dealing with the topic which is quite common. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसी चीजें करनी है, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. We are with this topic we will be moving towards the आपके semester में closer of the psychology lectures. So we will be covering under the topics under the following headings. Okay, introduction, then a brief introduction about conflict and frustration, what are the relationship between conflict and frustration, then the common reactions to frustration, and what are the impact, whether it is physical, psychological impact of frustration and conflict, and how do we manage them. All right. So when we talk about conflict and frustration in psychological terms, so they are certain behavior patterns, okay, which affect behavior pattern because of certain experiences, which has some impact on our emotions and decision making. Now, when we talk about conflict, it involves opposing desires or goals. Okay, आपको A भी करना है, आपको B भी करना है, तो अब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यू आर क्वाइट कंफ्यूज. तो यहाँ पे इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. दो ऑपोजिट चीजें हैं, आपको चूज करना है. फ्रस्ट्रेशन, आपने बहुत मेहनत करी किसी चीज कहीं जाने के लिए, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए. ठीक है, आपने खूब सारा सुबह से उठे, तैयार हुए, लेकिन आते रहे तो आपको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लग गया, तो आपको पहुंचने में, अटेंडेंस लगाने में लेट हो गई. तो दिस इज, फिर आप क्या होता है, आपका जो डिजायर्ड गोल था कि मुझे एक टाइम में अपने इंस्टीट्यूट में पहुंच के अटेंडेंस मार्क करनी है, वो नहीं पूरा होता, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. सो conflict involves opposing desires or goals, while frustration arises when efforts to achieve goals are blocked. They are often interrelated and arise in day to day situations. Okay, चाहे वो माइनर डिसीजन मेकिंग से लेकर कोई बड़ा लाइफ टाइम चेंजेस क्यों ना हो, सब जगह आप कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन वाला जो ये टॉपिक है कहीं ना कहीं फेस करोगे अपने लाइफ में. एंड अपने आसपास की लाइफ में उनको डील कैसे करना है, और अपने आपके जो कलीग क्लाइंट्स आएंगे उनको कैसे डील करना है, इन सब चीजों में आपको सिखाना है. Now, these experiences are critical in psychology because they influence mental health, interpersonal relationship, and coping style. Now, all of you might have had certain form of conflict in your life and might have felt frustrated कभी ना कभी. तो ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना इनके लाइफ इमेजिन कर सकते हैं. कभी ना कभी आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना ही पड़ेगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा. कभी ना कभी आप ऐसी सिचुएशन फेस करोगे ही जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे. तो इनको लाइफ में कैसे आपको डील करना है, और कैसे आप अपना एक बेटर और वाइज डिसीजन ले सकते हैं अगर आप इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सको, तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. ओके, both conflict and frustrations are natural part of life, but how individual response to them can determine the impact on their mental health and social functioning. ठीक है, so let us start with conflict first. Now, definition wise क्या होता है conflict? It is a mental or emotional struggle which results from the presence of two or more opposing desires, needs, impulses और demands. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आपको दो अलग अलग चीजों की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हो. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि यहाँ अगर सपोज मैं ए साइड जाता हूँ तो मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बी साइड जा रहा हूँ तो वहां पे पीसफुल लाइफ ज्यादा है, तो मैं चूज क्या करूं. यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया. समझ रहे हैं? इट कैन बी इंटरनल बिटवीन द इंडिविजुअल्स, जैसे अभी मैंने बताया. इट कैन बी एक्सटर्नल, दो अलग अलग लोगों की राय अलग है. आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, उसमें चार लोग ए सोच रहे हैं, चार लोग बी सोच रहे हैं. ठीक है, तो उनके बीच में भी क्या बोलते हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है. नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव. नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल कि हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट गलत हो. ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शंस में से आपको डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है. अगर दो ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना पड़ता है. सपोज आपको अभी आपके लिए मनी ज्यादा जरूरी है, आपकी बेसिक लाइफ की जो नीड्स है वो पूरी नहीं आप हो पा रही है,
तो आप वो डिसीजन लोगे कि वो जॉब चूज करोगे जहाँ पे आपको थोड़ा सही पैसा मिल रहा है, सो दैट आपकी एक बेसिक नीड ऑफ लाइफ पूरी हो सके। मे बी आफ्टर सम टाइम जब चीजें सही हो गई है तो शायद आप वो जॉब चूज करें जहां आपको पीसफुल लाइफ मिल रही है, ठीक है। तो विद टाइम हाउ यू मेक डिसीजंस, ये सब चीजें आपको कॉन्फ्लिक्ट अगर एक थोड़ा बहुत अमाउंट में आए तो सिखाता है। तो इट इज नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव, बट हाउ यू डील विद इट, हाउ यू डिसाइड what decision you have to make is something which can affect your mental health and physical health. All right, so now conflict is not inherently negative. It can lead to growth and decision making, but when unresolved it may cause stress, anxiety and frustration. अब किसी चीज को अवॉइड करते रहोगे बिकॉज आप दो अलग अलग डिसीजंस आ रहे हैं, तो वो कहीं कंक्लूजन में ही नहीं पहुंचेगी, तो आप परेशान ज्यादा समय तक रहेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर सकता है अगर आपने सही से डील नहीं किया तो। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाम में ही आपका सब कुछ छुपा है, ठीक है। अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। विल सी एक एक करके। अप्रोच अप्रोच में क्या है, दोनों चीजें अप्रोच कर रही हैं। अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल ऑप्शंस, ठीक है। तो ये सबसे इजी टाइप ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप उस कोई भी चुनो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप किसमें ज्यादा अच्छा होना है, तो ये आपको चूज करना है। ऑलराइट, now generate little emotional behavior. This is considered a least stressful type of conflict because both outcomes are positive. ए वाली जॉब में आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बी वाली जॉब में भी पैसे अच्छे मिल रहे हैं। ए वाली जॉब में थोड़ा पीसफुल लाइफ है, लेकिन बी वाली जॉब आपके घर के पास है, ठीक है ना। तो दोनों में अच्छा है, दोनों चीज आप, एक पीसफुल लाइफ है, एक घर के पास है, घर के पास रहोगे तब भी हो सकता है आप पीसफुली रहो। तो दिस इज समथिंग आपका अप्रोच अप्रोच है, दोनों फेवरेबल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्लिक्ट, इसमें लीस्ट कंफ्लिक्ट प्रमोटिंग ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज जस्ट आपको क्या चूज करना है। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस अवॉइडेंस। नाउ दिस इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि दो ऑप्शन है, दोनों ही नेगेटिव है। आपको जो कम नेगेटिव है वो चूज करना है, ठीक है। घर से भी दूर है, एक में घर से दूर है, थोड़ी केओटिक है, दूसरा घर से दूर है, पैसे कम है। अब आपको केओटिक वाला चूज करना है कि पैसे कम वाला चूज करना है, दोनों आपकी नेगेटिव है, लेकिन आपको कुछ जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। टू अनडिजायरेबल और नेगेटिव ऑप्शन, मोर स्ट्रेसफुल देन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आपका चॉइस ना तो अपीलिंग है एंड इंडिविजुअल मे फील स्टक कि मैं क्या चूज करूं, होगा क्या आगे। तो समझ रहे हैं, तो दिस इज योर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दोनों नेगेटिव चीजें आपको अप्रोच कर रही हैं। नाउ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो आपको अब यही चूज करना है कि इसका मैं पॉजिटिव वाले फैक्टर्स को देख के इसे चूज करूं या इसके नेगेटिव वाले फैक्टर को देख के इसे रिजेक्ट कर दूं। A single option has both positive and negative aspect, making the decision ambivalent. It often leads to hesitation and indecisiveness as the person weighs pros and cons. Very often it is considered to be very difficult to resolve. ठीक है, आपके पास ऑप्शन ही ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो आपको देखना है कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही है, तो आप उसमें से चूज करोगे, ठीक है। नाउ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या है, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, सबका अपना प्रॉज एंड कॉन्स है, ठीक है। तो आपको जैसे जो इससे पहले वाला था अप्रोच अवॉइडेंस, उसमें तीन चार ऑप्शंस आ गए हैं, तो ये हो गया आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस which have both positive and negative aspect. Complex and stressful form of conflict because each option is mixed with pros and cons. ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, जैसे हमने पहले देखा था अप्रोच अवॉइडेंस, उसी में तीन चार ऑप्शंस और आ गए। यहाँ तक समझ में आया, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझ में आए। नाउ ये तो हो गए हमारे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कि आपके पास जो डिसीजन लेना है या फिर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन आप नंबर ऑफ पीपल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, जब कॉन्फ्लिक्ट आप ही के अंतर मन में आ रहा है, ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल। आपका कुछ मॉरल डिलेमा है, आप को एक एग्जाम क्लियर तो करना है, लेकिन उसके लिए आप अपने घर वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, एक जैसे अंदर का ही हो गया। सेल्फ डाउट आ जाता है बहुत बार, तो अपने अंदर ही कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो दिस इज इंट्रापर्सनल कंफ्लिक्ट।
नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल। आप दो दोस्त हैं, दोनों में से एक को क्रिकेट देखना है, एक को फुटबॉल देखना है, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट आ गया। फैमिली वालों के बीच में कितनी बार कुछ कुछ वैल्यूज को लेकर डिसएग्रीमेंट आ जाता है, ठीक है ना। बच्चे को रात को थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनना है, पेरेंट्स को नहीं सुनना है, या टीवी का एक शो, पेरेंट्स को एक टीवी शो देखना है, घर बच्चे को दूसरा देखना है, तो ये आ गया इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप और अ टीम, एक ही ग्रुप में टीम है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, क्लैशिंग आइडियाज इन अ प्रोजेक्ट। फिर इंटर ग्रुप, दो अलग अलग कंपनी है, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल है या फिर कल्चरल क्लैशेज है, जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट we'll talk about briefly about what is frustration, ठीक। Now, what is frustration? It is a negative emotional state that occurs when a person is blocked from reaching a desired goal or fulfilling a need. जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, आपने किसी चीज को करने के लिए बहुत मेहनत करी, आपका कुछ गोल था, आपने उसको चीज आपने बड़े आगे, लेकिन वो गोल पूरा नहीं हो पाया, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कोई भी काम करना चाह रहे हो, उसे खत्म नहीं कर पा रहे, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आप लोग कॉमन टर्म में भी ये शब्द यूज करते होगे, ठीक है। Now, it is one of the very common and universal human experience that arises in situations where one's expectations, desired or plans are disrupted. आप सुबह से प्लान कर रहे थे कि आज ट्रिप पे जाना है, कुछ ऐसा अचानक से कुछ आया, ट्रिप ही कैंसिल हो गई, तो आप बड़े परेशान हो गए, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है। Now, it is a motivational emotional response that can lead to range of behavior. अभी frustrated होता है तो इंसान बहुत सारी चीजें कर सकता है। वो बात करना बंद कर दोगे आप लोगों से जिनकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ, या फिर आप उन पर गुस्से से लैश आउट कर सकते हो, या आप खुद का भी नुकसान कर सकते हो, कोई सामान तोड़ फोड़ सकते हो, तो दे आर मैनी थिंग। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, उसकी कोपिंग स्किल क्या है, वो कितना रीजनेबली और लॉजिकली चीजों को समझ पा रहा है कि ये अगर मेरा डिजायर गोल मीट नहीं हो पाया है, वो किस वजह से, क्या कोई सच में ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, या कुछ मेरे पार्ट में लैक हुआ है, तो ऐसे में कैसे रिएक्ट करना है। ऑलराइट, सो उसमें ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, पर्सन नीड गोल, उनका जो गोल है वो पूरा नहीं हुआ, ऑब्स्टेकल आ गए, तो आपका फ्रस्ट्रेटेड हो गया पेशेंट। नाउ there are certain characteristics of frustration, so we'll see एक एक करके कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है इमोशनल रिस्पॉन्स। नाउ, सबसे पहले क्या होता है, जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो एक अंदर से एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। ज्यादातर पेशेंट बड़े नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, या तो गुस्सा होगा, या फिर एंशियस हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये काम नहीं हो पाया, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, हेल्पलेसनेस हो सकता है, या फिर बहुत सैड हो सकता है। ऑलराइट, फिर कॉग्निटिव इफेक्ट, बहुत बार अचानक से कोई चीज गोल नहीं पूरी हुई तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप समझ में नहीं आता कि आगे मुझे करना क्या है, डिसीजन कैसे लेना है, याद ही नहीं आ पाता कि अब इस चीज में मुझे अगर ये चीज पूरी नहीं हो पाई तो मैं कुछ और काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इट कैन कॉज कंफ्यूजन, ऑब्सेसिव थिंकिंग और डिफिकल्टी कंसेंट्रेशन, बार बार सोचते रहोगे कि यार ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा है इसका बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए या तो पॉजिटिवली भी बिहेव कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो अपनी कोपिंग सिचुएशन, कोपिंग मैकेनिज्म से, या फिर नेगेटिवली आप एंगर लैश आउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो सकते हो, ठीक है। या फिर अडेप्टिव स्ट्रेटजी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको कैसे इसको जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, जो काम पूरा नहीं हो पाया, उसे कैसे पूरा करना है, नई स्ट्रेटजी के साथ आ सकते हो। नाउ, कहते हैं सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन किस वजह से हो सकता है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के कॉज जो होते हैं वो इंटरनल विद इन द पर्सन होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कॉज की वजह से हो सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। इंटरनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला है पर्सनल लिमिटेशंस, खुद के ऊपर लिमिटेशन है कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अगर ए जगह पे जाऊंगा तो मेरा बहुत काम रुक जाएगा, तो खुद के ऊपर ही आपने लिमिटेशन लगा रखी है कि मैं इसको करने में केपेबल हूँ, उसके ऊपर नहीं हूँ केपेबल, सेल्फ डाउट आ जाएगा, या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम कम है, कि विश्वास ही नहीं है कि मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। या वेरी इंपॉर्टेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, किसी इंसान को आर्ट में बहुत रुचि है, ठीक है, ही वांट्स टू, उसको आर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको साइंस में रुचि ही नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस ले लिया, और क्या बोलते हैं कि अब पढ़ूं कैसे, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ना साइंस, ठीक है। तो उसका उल्टा भी हो सकता है, किसी को साइंस बहुत पसंद है लेकिन घर वालों ने बोला चलो नहीं तुम कॉमर्स आर्ट साइड ले लो,
उसकी आर्ट अच्छी नहीं है, उसको तो साइंस में जाके साइंटिस्ट बनना था। तो ठीक है, जो आपका कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा दे रहे हो। किसी बच्चे को मैथ ओलंपियाड में टॉप करना है, लेकिन उसको सम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना ही नहीं आ रहा है छोटे बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी कि जो चीजें पूरी नहीं हो सकती। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे थे पहले कि अंदर ही अंदर की ये सही है, ये गलत है, ये मोरली करेक्ट है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें आ गई। और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को ऑलरेडी एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई और तरीके की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से भी आपका ये इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नाम से पता चल रहा है बाहर से कुछ होगा। एनवायरमेंटल बैरियर्स हो गए, ठीक है। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। सोशल रिस्ट्रिक्शन है, नॉर्म्स लगा रहे हैं कि भैया इस टाइम के बाद आपको अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स कि आप जॉब यही इसी घर के लोकेलिटी के आसपास ढूंढोगे, इसके आगे नहीं ढूंढोगे। आपको इन इन चीजों में जॉब करना है, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लोगों के साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन कि आपका आइडिया दूसरे वाले से मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन हो गए या डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हो गए, ठीक है। कि पैसे ही नहीं है, किसी को बहुत आगे पढ़ाई करनी है, उसको कुछ एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, उसके घर के आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, या फिर और इतने पैसे ही नहीं है कि कहीं बाहर जाके पढ़ सके। तो ये एक्सटर्नल बैरियर हो गए आपके गोल को पूरा करने से रोकने के लिए। तो दिस इज द कॉज ऑफ, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया? Now, next is how are conflict and frustration related to each other? So they are connected emotional and on the basis of emotional and psychological grounds. So in many situations, conflict acts as a source of frustration, and persistent frustration can intensify conflict, especially in interpersonal and emotional context. तो पहले देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे फ्रस्ट्रेशन को लीड करता है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे भी कोई भी तरीके का आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे करूं, आप डिसीजन पे ही नहीं आ पा रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले होते जा रही हैं चीजें, आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। समझ में आ रहा है? When a person faces a tough decision making two equally important goal, they may feel emotionally stuck, ठीक है। डिसीजन पूरा नहीं हुआ, नीड पूरी नहीं हुई, तो आपका फ्रस्ट्रेशन आया। Then intrapersonal conflicts. Internal psychological conflicts may prevent action and lead to feeling of helplessness and frustration. आप करना तो चाहते हो चीजें, लेकिन आपका मॉरल या आपका कॉन्साइंस अलाउ ही नहीं कर रहा है कि मैं इस चीज को विग्रेसली करूं, या मैं किसी और की जगह पे इतना जॉब अप्लाई कर लूं। लेकिन आपको जॉब की नीड बहुत है, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, आपका दोस्त का जॉब जा सकता है। तो ये सारी चीजें इंटरनल आपको बड़ा ही मॉरल ग्राउंड में परेशान कर रही है, आपकी फिर बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है। फिर है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑफन लीड्स टू इमोशनल फ्रस्ट्रेशन व्हेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग। किसी रिलेशनशिप में या फिर फैमिली की बात कर लीजिए, दो लोगों की आपस में बन नहीं रही है, दो किसी की बिल्कुल ऑपोजिट थिंकिंग आ रही है। एक को घर में रहना पसंद है, एक को बाहर घूमना पसंद है, तो यहाँ पे चीजें मतलब समझ रहे ना कि इमोशनल ग्राउंड एक मिल ही नहीं पा रहा है। तो अगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इस वजह से भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ठीक है। सिमिलरली टीम में दो लोगों के बीच में क्लैश हुए जा रहे हैं, एक को ए मेथड से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरे को बी मेथड से अपना, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले के साथ एग्री नहीं कर रहा है, पहला वाला दूसरे वाले के साथ एग्री नहीं कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपके क्लैशेस ऑफ ओपिनियन आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। हाउ फ्रस्ट्रेशन इंटेंसिफाइज कॉन्फ्लिक्ट। सो पहला है इमोशनल एस्केलेशन। Unmanaged frustration can lead to aggression, anger and withdrawal which will escalate conflicts rather than resolving them. परेशान हो, कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है, गुस्सा हुए जा रहे हो, चीजों के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट बढ़ेगा या आपका डिसीजन और डिले होगा, ठीक है। रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इट कैन इम्पेयर रैशनल थिंकिंग। परेशान होता है तो इंसान नहीं सोच पाता ना कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, कहता है कि मैं कोई डिसीजन ही नहीं बन पा रहा हूँ। या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड इंसान गलत डिसीजन भी बना सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ नेगेटिव पैटर्न। chronic frustration can reinforce conflict making it recurring और deeper over time। यानी कि चीजें एक लूप में आ जाएगी, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नई डिसीजन बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर कॉन्फ्लिक्ट आया,
कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब बोला कि मैं अभी भी स्टक हो गया हूँ, कोई समझ डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ, फिर फ्रस्ट्रेशन आया, तो एक साइकिल की तरफ बनते जाएगा और डीपर जाता जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज कॉमन रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हाउ डू पीपल बिहेव और रिएक्ट व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड। पहला है अग्रेशन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट एंड विजिबल रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी देखा होगा, अपने फैमिली में भी देखा होगा। ठीक है, तो एक आपकी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, वो बोलता है कि दोनों इंटरकनेक्टेड है। जब भी इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो वो अग्रेशन की तरफ बढ़ता है, अग्रेशन होता है एग्रेसिव होता है तो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नाउ फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड्स टू एग्रेसिव बिहेवियर व्हेन गोल इज ब्लॉक्ड। फिर दूसरा क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो गिल्ट और शेम भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन इंटरनल गोल्स आर नॉट मेट और व्हेन फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम वन ओन एक्शन, कि मुझे लेट हो गई, मैं घर से लेट निकला इसलिए से टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो गोल मेट नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन गलती मेरी थी तो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया कि मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ, या लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्शन, ये शेम में चला गया। ठीक है, देन पेशेंट रैशनलाइजेशन कर सकता है। अगर कल आप लोगों ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक ये भी आया होगा, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई फेलियर और बिहेवियर। ठीक है, मुझे फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना कि काम पूरा ना हो पाना मेरी गलती है। ठीक है, फिर ब्लेमिंग अदर, प्रोजेक्ट कर दिया और लोगों पे, कि क्या बोलते हैं कि मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि सामने वाले ने मेरा काम रोक दिया। फिर क्या है चौथा लास्ट वाला, रेजिग्नेशन, कि चुपचाप से गिव अप कर देना। ठीक है, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, कुछ चीजें नहीं हो पा रही, एकदम रिजाइन कर देना। उसके बाद है विड्रॉल और अवॉइडेंस। ठीक है, लोगों को फेस नहीं करना, उस सिचुएशन को ही फेस नहीं करना, रिट्रीट फ्रॉम सिचुएशन फिजिकली और इमोशनली टू एस्केप फ्रस्ट्रेशन। कंपनसेशन, मेकिंग अप फॉर फेलियर इन वन एरिया बाय एक्सेलिंग इन अनदर एरिया। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं एक्सेल कर पा रहा हूँ, चलो मैं आर्ट्स में एक्सेल कर लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सपोज स्पोर्ट्स में एक्सेल कर लेता हूँ। ठीक है, फिर डे ड्रीमिंग या फैंटेसी, सोचते रहना, गोल की तरफ जाना तो नहीं लेकिन बस अपनी सोच में खुश रहना कि हाँ मैं इसको पूरा कर लूंगा, कर सकता हूँ टाइप्स। एंड सब्लिमेशन, रीडायरेक्टिंग द फ्रस्ट्रेशन इनटू पॉजिटिव आउटलेट्स, कि उसको एक मैच्योरली डील करना। समझ गए? नेक्स्ट भी आपके तीन चार वही है कि सब्स्टिट्यूट करना, कि ओरिजिनल गोल को गोल ही बदल देना, कि भैया ये गोल मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं मैथ्स में ओलंपियाड में नहीं पूरा कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अब मैं मैथ्स नहीं देखूंगा, अब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपने गोल ही बदल दिया जो पूरा नहीं हो रहा। कॉम्प्रोमाइज कर देना, ठीक है, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड, मैं ए से सी तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं बी तक ही जाऊंगा। ठीक है, बी से मैं वापस आ जाऊंगा। समझ गए? रिग्रेशन इज लाइक कि बहुत ज्यादा बचकानी हरकत करना, हाथ पैर पटकना, बच्चों की तरह शिकायतें करना, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेदर देन उस पर एक्ट करना। ठीक है, परसिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेच्योर थिंग, कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना। ठीक है, एक तो होता है जो कि रेजिग्नेशन दे देता है कि नहीं अब मुझसे होगा ही नहीं, गिव अप कर दिया। एक होता है जो धीरे धीरे मेहनत करते रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कि मुझे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। समझ गए? these are the common reactions which you can see in frustration वाले लोगों में। अब इनका साइकोलॉजिकल या फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, जो भी फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है। ठीक है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, mental tension from internal struggle or unmet goals can result in restlessness, irritability and difficulty focusing. लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, आपका अनमेट नीड्स हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं, हमेशा स्टक रह रहे हो, तो खुद के अंदर को डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, खुद अच्छे सा नहीं लगता कि मैं कुछ चीजें कर पाऊंगा, खुद की काबिलियत पे डाउट होने लगता है। रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन और फेलियर टू सक्सीड कैन डैमेज वंस कॉन्फिडेंस इन सेल्फ वर्थ इमेज, इंडिविजुअल may develop a negative self image or become overly self critical. Then depression, ठीक है, continuous failure to resolve personal or social conflicts and chronic frustration may lead to feeling of hopelessness, helplessness and eventually depression. बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो हमने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा। बिहेवियरली आप लैश आउट कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, एंगर एंड अग्रेशन, अनरिजॉल्व फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू वर्बल और समटाइम फिजिकल एग्रेशन एज वेल, व्हिच कैन बी डायरेक्टेड एज सेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ में अपना सेल्फ हार्म भी कर सकते हो, सब्सटेंस यूज की तरफ भी जा सकते हो इनडायरेक्टली खुद को यूज करके, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, चलो आज मैं सिगरेट ज्यादा पीऊंगा या शराब ज्यादा पीऊंगा। ठीक है,
इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इमोशनली आप नम हैं, आप समझ में ही नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि तो मैं ए को डिसाइड करूं, बी को डिसाइड करूं, मैं करूं क्या, हमेशा स्टक इन रहना। इमोशनल ओवरवेलम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग, या फिर इम्पल्सिवली कुछ डिसाइड कर लिया, ठीक है। विड्रॉल और अवॉइडेंस बिहेवियर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन, ठीक है। सोशल एंड इंटरपर्सनल इम्पैक्ट क्या होता है, अगर इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो गई, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर होती है, ठीक है। ongoing interpersonal conflicts and emotional frustration can strain or break relationship, whether you're talking about professional relationship, personal relationship या academic के उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। communication कम होता है, trust break होता है, इन फिर अगेन मैंने जैसे बोला था कि आपस में लिंक्ड है, फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल में बिकम मोर रिएक्टिव, इजीली ऑफेंडेड और डिफेंसिव, व्हिच इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देन वर्क प्लेस एंड एकेडमिक डिस्फंक्शन, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस ड्यू टू इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल क्लैशेस। ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का आपका फिजिकल हेल्थ में भी इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उनको सोमैटिक कंप्लेंट्स, हेडेक, सर में ही दर्द रहता है हमेशा, उनको पेट में स्टमक की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, या फिर बीपी, या फिर पल्स सॉरी बीपी, या फिर आपका कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ सकते हैं, है ना। So prolonged emotional conflict and frustration can manifest physically as headache, fatigue, sleep disturbances or digestive issues. Chronic risk क्या हो सकता है आपका, long term stress and negative emotional stress can contribute to serious health problem like high BP, heart disease और immunity कम हो गई आपकी। Now how are you going to manage, अगर ये सब situations आपके सामने आ रही है तो उसको management कैसे करना है। सबसे पहले है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी चीज आपको कब ट्रिगर कर रही है, कौन सा वे, कौन सा क्या बोलते हैं कंडीशन में आपको पुट कर दें तो आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आप ज्यादा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, आप फ्रस्ट्रेटेड जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। सो इन ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करके उनको डील कैसे करना है काम, ठीक है। तो अपने टेक्निक्स लाइक माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग टू मैनेज इमोशनल रिएक्शन, improving your communication skill, practice active listening, assertiveness and respectful expression to reduce misunderstanding and avoid escalation। बहुत बार आप लोगों की बात सुन के आधे में काट देते हो, तो क्या होता है कि आपको भी समझ में नहीं आता और सामने वाले को भी लगता है मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन बढ़ोगे। तो बहुत बार एक्टिवली उनको अच्छे से एम्पैथेटिकली लिसन करना, रीजन देना, अगर आप किसी चीज पर डिसएग्री भी कर रहे हो तो उसको रीजन के साथ एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना, ये सब चीजें आप कम्युनिकेशन स्किल में अगर डेवलप करोगे तो आपका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होगा, आप इमोशनली ओवरवेलम कम होगे, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज है, पावर है, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। नाउ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि नेगोशिएशन करना, कॉम्प्रोमाइज एंड मेडिटेशन टू रीच म्यूचुअल सॉल्यूशंस एंड एम फॉर विन विन आउटपुट। दो अपोजिट पार्टी है, दोनों के डिसीजंस अलग हैं, उनके रिस्पॉन्सेज अलग है, तो एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आना जिसमें कि ए को भी फायदा हो जाए, बी को भी फायदा हो जाए, तो कोई ऐसे म्यूचुअल ग्राउंड में आना पड़ता है, ठीक है। एंड अगेन ऑफ कोर्स आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज की प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है या इमोशनल फोकस कोपिंग है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस टेक स्टेप्स टू रिजोल्व द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेयर इज इमोशनल फोकस में क्या होगा कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको कर्व डाउन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक नॉर्मल स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करनी है, सब्सटेंस यूज अवॉइड करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, ठीक है। एंड इफ एट ऑल रिक्वायर्ड प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, ठीक है, समझ रहे हैं। फॉर एंगर मैनेजमेंट, फॉर काउंसलिंग फॉर persistent or severe issues and organizational support, institution can help through policies, training and creating open environment for expression and resolutions। So till now we have read about conflicts, we have read about frustration, their reaction, इनको कैसे manage करना है। So to sum up everything, we can say कि conflict and frustrations are common psychological experiences which arise from opposing desired or blocked goals which affect emotion and behavior.
now types of conflict mostly जो हमने देखा अप्रोच अवॉइडेंस 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 अप्रोच अप्रोच मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, तो आपको दो गुड थिंग्स और दो बैड थिंग्स है या उससे ज्यादा है उसमें चूज करना है कि कैसा क्या चीज आपके लिए सबसे बेनिफिशियल। सिमिलरली फ्रस्ट्रेशन आपके इनसाइड सोर्स से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है। बोथ ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन इंटेंसिफाई करता है कॉन्फ्लिक्ट को। देयर कैन बी मेनी रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन। एंगर हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, परसिस्टेंस हो सकता है और रेजिग्नेशन भी हो सकता है। मैनेजिंग देम प्रॉपर्ली इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, so we can manage them by staying calm, solving problem, talking things out, taking care of ourselves and asking for help when needed. So with this, our this slide is concluded. I hope you all understood.